हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस एजुकेशन XYZ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में क्लास 10 था उसके लिए चैप्टर फर्स्ट के नोट्स अवेलेबल करवाए थे और मैं गारंटी लेता हूं दोस्तों, मैंने जो नोट्स अवेलेबल कराए हैं उनमें से एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन है वो नहीं आएंगे। मैंने नोट्स के अलावा जो क्वेश्चन थे पाठ्यगत थे वो भी मैंने हल करके आपको बताए थे। इसके अलावा दोस्तों, आज मैं अध्याय सेकंड अम्ल क्षार एवं लवण लेकर आया हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर प्रिंस एजुकेशन XYZ को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देवें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अम्ल वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। दोस्तों, अगर हमारे पास कोई लिक्विड फॉर्म में या कोई पदार्थ है वो अगर स्वाद में खट्टा है, जैसे दही है, अदरवाइज कुछ चीज़ें, और जो H+ आयन देती है उन्हें अम्ल कहती है। जैसे आप एग्जांपल दिया है HCl CH3 C डबल बॉन्ड OH H2SO4। ठीक है, ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। जैसे HCl उसके साथ जलीय विलयन के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उसकी जलीय विलयन के साथ अभिक्रिया करवाती है तो H+ और Cl- आयन देते हैं। ठीक है, दूसरा है क्षार वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं तथा जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। हाइड्रोक्सिल आयन OH- आयन है, उससे हाइड्रोक्सिल आयन कहते हैं। जैसे NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की जब क्रिया H2 से करवाते हैं तो Na+ और OH- यानी हाइड्रोक्सिल जो आयन है वो देते हैं। तीसरा है लवण। अम्ल और क्षार से मिलकर बनते हैं लवण। वे पदार्थ जो अम्ल व क्षार की अभिक्रिया से बनते हैं तथा ये उदासीन प्रवृत्ति के होते हैं, लवण कहलाते हैं। जैसे NaCl NaHCO3 सोडियम क्लोराइड। NaCl को क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड। जो साधारण नमक अपन जो यूज में लेते हैं, घरेलू यूज में जो लेते हैं उसे कहते हैं। दूसरा है NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये भी एक लवण की कैटेगरी में आता है। ठीक है दोस्तों, अम्ल व क्षार के गुणधर्मों की पहचान। ठीक है, अब अपन अम्ल व क्षार है उनके गुणधर्म है, ठीक है, उसकी अपन पहचान कैसे कर सकते हैं? सूचक वह पदार्थ जो अम्ल व क्षारों की प्रकृति बताते हैं, कार्य करते हैं, सूचक कहलाते हैं। सूचक अपने दो टाइप के होते हैं, एक तो प्राकृतिक सूचक होते हैं और एक कृत्रिम सूचक होते हैं। प्राकृतिक सूचक के अंदर लिटमस पत्र आता है, एक लिटमस पत्र आपको मार्केट में मिल जाएगा। दूसरा है कृत्रिम, पहला है प्राकृतिक सूचक लिटमस पत्र हल्दी, दूसरा है कृत्रिम सूचक मेथिल ऑरेंज और फिनोप्थेलिन। अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया। अब देखिए दोस्तों, आपके इसके अंदर दिखाया गया है कि जब अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया होता है तो क्या होता है? अम्ल धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है तथा एक यौगिक बनाती है जिसे लवण के नाम से जाना जाता है। जब अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो लवण प्राप्त होता है और हाइड्रोजन है वो भी आपको प्राप्त होती है। दूसरा है दोस्तों क्षार की धातु के साथ। अब ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि जब क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया करवाती है तो क्या होता है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जब क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो आपको लवण प्राप्त होगा और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी। ठीक है, दूसरा है धातु कार्बोनेट एवं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया। धातु कार्बोनेट एवं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करते हैं। जैसे आपकी अभिक्रिया दी हुई है Na2CO3 जिसे सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करवाई जाती है तो NaCl सोडियम क्लोराइड H2 जल और CO2 गैस प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा धातु कार्बोनेट एवं धातु हाइड्रोजन के अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाती है तो लवण जल और CO2 गैस आपको प्राप्त होती है। आगे हम देखते हैं दोस्तों उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब क्लास 10th में उसमें कोई आ जाए, कोई 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाए कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो देख लीजिए। जब अम्ल की क्षार के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है, जब लवण व जल प्राप्त होता है, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। आपको जैसे जैसे मैंने नोट्स के अंदर अवेलेबल करवाया है, कैसे किस प्रकार मैंने अभिक्रिया लिखी है, उसके एग्जाम्पल लिखे हैं और उसकी शॉर्ट फॉर्म लिखी है, वैसे वैसे आपको एग्जाम में आपको करके आना है, जिससे आपको अच्छे नंबर प्राप्त होंगे और आप अच्छे से अपने पेज को कवर कर सकेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अम्ल धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। ठीक है, धातु ऑक्साइड के साथ अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाती है तो लवण व जल प्राप्त होता है। ठीक है, इसके अलावा क्षार अधातु ऑक्साइड से अभिक्रिया करके लवण जल बनाते हैं। जैसे अधातु ऑक्साइड प्लस क्षार के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो लवण व जल प्राप्त होता है। ठीक है, इसके अलावा अम्ल व क्षार में समानताएं क्या है? देखिए, अम्ल व क्षार जलीय विलयन में आयनित होती हैं। एक तो ये इनमें इक्वलिटी पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा अम्ल व क्षार दोनों ही घातक होते हैं, इन्हें छूना या चखना नहीं चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा
नेक्स्ट आपके जो परिभाषा आ रही है वो है तनुकरण। जल में अम्ल या क्षार मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयन में कमी को तनुकरण कहते हैं। अम्ल एवं क्षार की प्रबलता, अम्ल एवं क्षार की प्रबलता का सार्वत्रिक सूचक होता है जिसे पीएच स्केल कहती है। पीएच स्केल आप 8th क्लास है उससे देखते आए हैं, पीएच स्केल के बारे में देखा होगा। इसके अलावा इसकी परिभाषा है पीएच स्केल किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने का एक यंत्र है। मतलब कि हाइड्रोजन आयन है उसकी आपको सांद्रता है वो बताता है। यह विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को विभिन्न रंगों के रूप में रिप्रेजेंट करता है। जैसे 0 से 7 है वो तो एसिडिक, और 7 खुद है वो नेचुरल, और 7 से जो 14 है वो बेस का है। ठीक है, अब देखिए दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। हमारे जीवन में पीएच का बहुत ज़्यादा महत्व। मानव शरीर का पीएच मान 7.0 से 7.8 होता है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम होता है। रक्त का पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। और मिट्टी का जो पीएच महत्व, यदि मिट्टी अधिक अम्लीय होती है तो उस मिट्टी में खेती नहीं की जा सकती, क्योंकि अम्लीयता के कारण फसलें मिट्टी नहीं होती। इसलिए दैनिक जीवन में अम्ल है, दैनिक जीवन में उसमें अम्ल है, क्षार है और लवण है, उनका महत्व है। इसके अलावा जो पीएच स्केल है जो अम्ल, क्षार और लवण के बारे में बताती है उसका भी बहुत ज़्यादा महत्व है। इसके अलावा मैंने दांतों का पीएच मान 5.5 से कम होने पर दांतों की जो इमेनल परत का क्षय होने लगता है। ठीक है, दांतों के ऊपर जो कवर होता है, जो कठोर परत होती है, उसका क्षय होने लग जाता है। इमेनल परत हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। ये भी एक जीके का क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये आपको प्रिंस एजुकेशन एक्सपेक्टेड में आपको मिल रहा है। इसके अलावा दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण अन्य अम्ल जैसे मधुमक्खी का डंक है। ठीक है, दर्द या सूजन को कम करने के लिए बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं। लवण से संबंधित अन्य जानकारी आपके यहाँ दी गई है, वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा दुर्बल अम्ल व प्रबल क्षार उसकी विक्रिया से क्या होता है, प्रबल अम्ल या दुर्बल क्षार की विक्रिया से क्या होता है, ये 4 कैटेगरी में बांटा गया है। ये चीज़ें आपको क्लास 10 एट मैंने फर्स्ट ईयर, फाइनल ईयर, सेकेंड ईयर, MSc प्री सेकेंड, सारी चीज़ें आपको आगे भी काम आएगी। तो आपको एक एक चीज़ देखनी है। इसके अलावा साधारण में उसका आपको जो फॉर्मूला है वो भी दिया गया है। खनिज लवण का फॉर्मूला दिया है। विरंजक चूर्ण है और इसके उपयोग भी दिए गए हैं। ये आप अपने इस प्रिंस एजुकेशन एक्सपेक्टेड में आसानी से देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस है, POP बोलती है जिसे, उसके बारे में भी इसमें दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा लास्ट में मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ दोस्तों, आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता जबकि वर्षा का जल होता है। इसका कारण है आश्रित जल का पीएच मान 7 होता है एवं इसकी प्रवृत्ति उदासीन होने के कारण इसमें कोई आयन उपस्थित नहीं होता है, इसलिए आश्रित जल विद्युत का चालक नहीं होता है। और वर्षा का जल है उसका पीएच मान 6.5 से कम होता है एवं उसकी प्रवृत्ति अम्लीय होने के कारण H+ आयन उपस्थित होते हैं, इसलिए वर्षा का जल विद्युत का चालक होता है। ठीक है, इसके अलावा जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता। जल की अनुपस्थिति में अम्ल अन्य किसी विलयन में H+ आयन नहीं देता, क्योंकि अम्लीय वर्षा के H+ आयन देना जरूरी होता है, इसलिए जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है। ठीक है, चैप्टर यहाँ खत्म होता है। इसके अलावा मैं दोस्तों आगे और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान है और अदर विज्ञान, बायोलॉजी और फिजिक्स है, उसके अगर कोई 10th क्लास के अच्छे नोट्स प्राप्त होंगे वो मैं अवेलेबल कराऊंगा। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।